दोस्तों, अगली बेरोजगारी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखिए, संरचना में कहीं ना कहीं कमी है, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से ये बेरोजगारी पनपती है या निकल कर आती है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस when the qualification of a person is not sufficient to meet his job responsibilities। यानी कि जिस व्यक्ति को जिस पोस्ट, जिस नौकरी के लिए रखा जा रहा है या रखा गया है, कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो योग्यता है, उस पर्टिकुलर जॉब से मैच नहीं करती। हम किसी व्यक्ति, जो कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा काम है जो कि कम से कम मास्टर्स डिग्री वाले व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन वो काम एक ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है या ऐसे व्यक्ति को उसकी वजह से निकाला जा रहा है जिसके पास वो योग्यता नहीं है। ये किस तरह से काम करेगी, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, दूसरे अर्थों में समझने का प्रयास करें। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू लॉन्ग टर्म चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। जी हां, डिमांड का जो पैटर्न है, यानी कि मांग में जो परिवर्तन होता है, उसके पैटर्न में, उसके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, और उसकी वजह से दैट चेंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना जो है अर्थव्यवस्था की, वो बदलती है, और उसकी वजह से जो बेरोजगारी फैलती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। नहीं समझ में आया? एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लेते कोई इंडस्ट्री है, लाइक पीकल इंडस्ट्री है, यानी कि अचार बनाने का कोई कारखाना है या उद्योग है। तो एक जमाने पहले वहां पर जो अचार बनाया जाता था वो महिलाओं के द्वारा हैंडमेड होता था, यानी कि हाथों से अचार बनाया जाता था और उसे सेल किया जाता था। लेकिन समय में परिवर्तन आया, धीरे धीरे उद्योग इंडस्ट्री थोड़ी सी मॉडर्नाइज हुई, यानी आधुनिकता उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आती, और धीरे धीरे अचार बनाने का जो सिस्टम है वो हैंडमेड से मशीनरी सिस्टम की तरफ बढ़ चला। यानी कि मशीनों के माध्यम से अचार बनाया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और अचार बहुत ही बड़ी मात्रा में बनता है। तो अब इस क्रम में क्या हुआ है, पीकल इंडस्ट्री जो हमारी है वो धीरे धीरे क्या हो चुकी है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका बदल चुका है। पहले हैंडमेड था, लेकिन अब ऐसे लोगों की, ऐसे लेबर की जरूरत है जो कि मशीनों को संचालित कर सके, जो मशीनें उस इंडस्ट्री में लगाई गई हैं उनको चला सके, और कंप्यूटर सिस्टम की भी अच्छी खासी नॉलेज हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे लोगों की अब कोई जरूरत नहीं है जो कि हैंडमेड अचार बनाते थे, क्योंकि अब जो जरूरत है, मांग जो है वहां पर लेबर की, वो है ऐसे लेबर की जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा हो और उन मशीनों को चला सकता हो या कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर काम कर सकता हो, जो कि बनाता है वहां पर अचार या जो भी रॉ मटेरियल है उसको वहां पर मशीनों के माध्यम से चलाता हो। तो सीधा सीधा सिस्टम ये निकल कर आया कि अचार उद्योग धीरे धीरे हैंडमेड से मशीनरी सिस्टम की तरफ बढ़ चला, जिसकी वजह से उस उद्योग का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, और अब ऐसे लोगों की जरूरत पड़ने लगी जो पढ़े लिखे हो और कंप्यूटर पर बैठकर उन मशीनों को चला सकें जिनसे अचार का निर्माण होता है। तो हम यहां पर जिन लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया है, हैंडमेड अचार बनाते थे उनको निकाल दिया गया है, वो बेरोजगारी यहां पर संरचनात्मक बेरोजगारी कही जा सकती है। उम्मीद है उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी अभी बताया, एक उदाहरण दिया अचार उद्योग का, तो आप उसी से पर्टिकुलर लाइंस को, इन लाइंस को आप कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में कुछ नया सीखना चाहता है, या जो बदलता हुआ परिवेश है, हम सभी जानते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है, और वो परिवर्तन हमारी जिंदगी में भी आता है, हमारे रहन सहन में भी आता है, और हमारी इकोनॉमी में भी आता है। और इकोनॉमी में अगर आएगा तो उद्योगों में, यानी कि इंडस्ट्रीज में ये सबसे पहले आएगा। और जो भी व्यक्ति उद्योगों में जो परिवर्तन हो रहा है या जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को या अपनी लर्निंग कैपेसिटीज को ढाल लेगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा रोजगार में। तो अगर कोई व्यक्ति उद्योग में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको सीखने से मना कर देता है, इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है इंडस्ट्रीज का, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम को सीखने से मना कर देता है या नई टेक्नोलॉजी को सीखने से मना कर देता है, तो उस वजह से उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती उस इंडस्ट्री में, और उसे बेरोजगारी के तौर पर हटा दिया जाता है या बेरोजगार बना दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, या जहां पर अर्थव्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन हो रहा हो, वहां पर एक लेबर से यही उम्मीद की जाती है, एक एम्प्लॉय से यही उम्मीद की जाती है, एक वर्कर से यही उम्मीद की जाती है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखेगा और समय के साथ आगे बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल होता है, फेल हो जाता है, तो वो बेरोजगार हो जाता है, और ऐसी बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है।
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कंप्यूटर सिस्टम के आने के बाद किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन बेरोजगारी उन लोगों की बढ़ी जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को सीखने से मना कर दिया। क्योंकि भारत में कंप्यूटर लाने का जो श्रेय है भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी साहब को जाता है। यानी कि भारत में कंप्यूटर क्रांति का जो सबसे पहले सपना देखा था वो राजीव गांधी साहब ने देखा था। तो जिस दौर में भारत में कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि अलग अलग विभागों में कंप्यूटर सिस्टम लाए जा रहे थे, तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था कि कंप्यूटर आ गए हैं, 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर सकता है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम करना और काम जारी रहना बराबर लगातार बना रहा। लेकिन इसी बीच अगर हम लोग बात करें, जिन लोगों ने कंप्यूटर को सीखा, उसकी नई टेक्नोलॉजी को यहां पर सीखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जो लोग अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहे, उसी सिस्टम पर चलते रहे कि हम कंप्यूटर पर काम नहीं करेंगे, हम केवल रजिस्टर पर काम करेंगे, ये क्या है, ये क्यों है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह दूं आपसे कि जिस व्यक्ति ने भी नई तकनीक को समझने की कोशिश की, उसे सीखा, वो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने उस जमाने में कंप्यूटर सीखने से मना कर दिया, अपनी पुरानी स्किल्स पर ही, अपने पुराने कौशल पर ही बने रहने की कोशिश की, वो धीरे धीरे बेरोजगार होते गए। तो ये एक अच्छा उदाहरण है इस तरह के बेरोजगारी का, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर पेश किए गए थे तो श्रमिकों का जो मौजूदा कौशल था, उस समय जो उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स थी और नौकरी की जो आवश्यकता थी, क्योंकि समय के साथ जो नौकरी की आवश्यकताएं थी वो बदलती गई हैं। जो भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स थी, कंप्यूटर आने के बाद ऐसी जॉब्स की भरमार हुई जो कि कंप्यूटर बेस्ड थी, और जिन लोगों ने अपनी इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया वो रोजगार करते रहे, और जो लोग इसमें तालमेल नहीं बिठा पाए वो बेरोजगार हो गए। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बेसिकली ये होता नहीं है इकोनॉमी में, लेकिन जब इकोनॉमी में एक विशेष तरह की स्किल की मांग होती है, विशेष तरह के कौशल की मांग होती है या क्वालिफिकेशन की मांग होती है, और उस मांग के पूरा ना होने पर यह बेरोजगारी बढ़ती है। यानी कि ऐसे लोगों की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था कि जो कंप्यूटर सिस्टम चला सके, उस पर काम कर सके, और ऐसी कंडीशन में उन लोगों को जॉब से निकाला जाता है जो लोग कंप्यूटर सिस्टम पर काम नहीं कर पाए, या ऐसे लोगों को निकाला जाता है जो कि पिकल इंडस्ट्री में, यानी अचार बनाने के कारखाने में जो लोग हैंडमेड अचार बना रहे थे, उनकी अब जरूरत नहीं रही। अब जरूरत है ऐसे लोगों की जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ के उन मशीनों को संचालित कर सके जो कि अचार बनाते हैं। तो बेसिकली ये बेरोजगारी तभी निकल कर आती है जब लोगों के पास विशेष स्किल, यानी कि स्पेसिफिक स्किल या विशेष कौशल नहीं होता, या उस लायक क्वालिफिकेशन नहीं होती। उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चरल बेरोजगारी क्या होती है। जब भी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज होगा, तब यह बेरोजगारी पनपेगी ही पनपेगी। अगली बेरोजगारी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या होती है, आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति है जिसे हम एम्प्लॉय के तौर पर दर्जा दे सकते हैं, वो पुरानी जॉब से नई जॉब के बीच में मूव कर रहा है, ठीक, और पुरानी जॉब छोड़ने के बाद नई जॉब मिलने में कुछ समय तो लगता ही है, लाइक 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना। तो वो समय पीरियड जब एक व्यक्ति पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी को प्राप्त करने या तलाश में रहता है और नई नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो उसके बीच का जो खाली समय होता है, जब वह कोई काम नहीं कर रहा था, तो वो बेरोजगार ही होता है, और ऐसी बेरोजगारी कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेशन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। व्हेन अ पर्सन इज आउट ऑफ वन जॉब एंड इज सर्चिंग फॉर अनदर फॉर डिफरेंट रीजन, सच एज सीकिंग अ बेटर जॉब, बीइंग fired from a current job or having voluntary quit a current job। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति एक नौकरी से निकाल दिया जाता है या वह खुद निकल जाता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में निकलने के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि एक बेहतर नौकरी की तलाश हो, या स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी हो, या उसे खुद उस कंपनी ने निकाल दिया हो। तो ऐसी कंडीशन में जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, वह फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड रहता है, यानी कि उसके ऊपर प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी लागू होगी। यह वो समय पीरियड होता है जिस पीरियड में व्यक्ति बेरोजगार रहता है। आप समझ सकते हैं, इट जनरली रिक्वायर्ड some time before a person can get the next job, during this time he is unemployment। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को अगली नौकरी मिलने में कुछ समय तो लगता ही है, भले ही 2 दिन ही क्यों ना लगे, 4 दिन ही क्यों ना लगे, और इस टाइम पीरियड के बीच में वो बेरोजगार रहेगा, और उससे ही हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। पुरानी नौकरी
छोड़ने के बाद नई नौकरी के बीच का समय जो बेरोजगार के तौर पर व्यक्ति गुजारता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। कई बार एग्जाम में आपसे कुछ रेट्स के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे यहां पर बात हो रही है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखना है एक फॉर्मूले के माध्यम से। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को और हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ये रेट कैसे काउंट होता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत आसान है, इसको काउंट करने के लिए आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को और स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इसको जोड़ दें। ठीक है, तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगा ये आपकी कहलाएगी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन सी जो बेरोजगारी है वो काउंट होती है। तो फ्रिक्शनल काउंट होती है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जो बेरोजगारी है वो काउंट होती है। क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन कौन सी बेरोजगारी इसमें काउंट होती है। इसके अलावा जो भी बेरोजगारी होंगी वो इसमें काउंट नहीं होती, इसलिए इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली बेरोजगारी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रछन्न बेरोजगारी। अब जैसा कि आपके सामने ये चित्र है जो कि एक एग्रीकल्चरल लैंड का है जहां पर आप फार्मर्स को देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी है वो एग्रीकल्चर सिस्टम में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा देखी जाती है। समझते हैं इसके बारे में ये क्या होती है और किस प्रकार से ये एग्रीकल्चर सिस्टम में काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। The unemployment which is not visible is said to be disguised unemployment। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी मौजूद रहती है, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर, वास्तविक तौर पर आप इसे नहीं देख सकते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में ये मौजूद रहती है अर्थव्यवस्था में। ऐसी बेरोजगारी कहलाती है डिसगाइज, यानी कि प्रछन्न बेरोजगारी। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या हम ये कह सकते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ही तरह के बेरोजगारी के प्रकार है। अब समझेंगे कि ये किस तरह की बेरोजगारी है और किस तरह से फैलती है या क्या होती है। It occurs when a person doesn't contribute anything to the output even when visibly working। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति विजिबली काम कर रहा है, ठीक है, वास्तविक रूप में काम कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप में काम कर रहा है, लेकिन उनके काम का जो आउटपुट है, यानी कि जो उत्पादन निकल कर आना चाहिए उसकी वर्किंग का, वो निकल कर नहीं आता है। व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन आउटपुट काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है समझते हैं। दिस हैपेंस अमंग एस फैमिली लेबर especially in agriculture who are engaged on land but are not contributing to the given level of output। यानी कि ये बेरोजगारी वास्तविक रूप में और विशेष रूप में एग्रीकल्चर सिस्टम में या एग्रीकल्चरल लैंड में आप ये देख सकते हैं, जहां पर कोई किसान अपने परिवार का इस्तेमाल करता है, अपने परिवार का इस्तेमाल करता है उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लैंड में, तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग होते हैं उनका इस्तेमाल होता है इस तरह की एक्टिविटीज में, लेकिन फिर भी जो आउटपुट होता है वो निकल कर नहीं आता। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक चित्र है जहां पर एक एग्रीकल्चरल लैंड आपको नजर आ रही है, यानी कि कृषि भूमि नजर आ रही है। मान लेते हैं किसान के पास एक बड़ा खेत है, एग्रीकल्चरल फील्ड है जिस पर वो काम करता है, जिस पर वो अनाज उगाता है, लेकिन समय के साथ उसका जो परिवार है वो बढ़ता जाता है, एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पहले एक किसान इस पर्टिकुलर खेत पर काम करता था जिससे मान लेते हैं वो 100 बोरे गेहूं उगाता था, 100 बोरे अनाज उगाता था, लेकिन आने वाले समय में उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो खेत है वो बढ़ता चला गया, उसके बेटों में, उसके बाद उनके बेटों में, उसके बाद उनके बेटों में, और एक ऐसा समय आया जब 16 लोगों को ये फील्ड डिवाइड हो चुकी है, 2, 4, 8 और 16, मान लेते 4 पीढ़ी गुजर गई। तो एक बड़ी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी जिससे करीब करीब 100 बोरे अनाज उगाया जाता था, वो अब 16 लोगों में डिवाइड हो चुके हैं, बंटवारा हो चुका है जमीन जायदाद का। तो अब हम एक मोटा मोटा अंदाजा ये समझ सकते हैं कि 16 लोग अब उसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड पर काम करते हैं, लेकिन उन 16 लोगों का अगर आउटपुट निकालेंगे तो 100 बोरे जो अनाज है वही निकल कर आएगा, क्योंकि जमीन तो आपकी नहीं बढ़ी ना, लेकिन उस पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा जरूर हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि लोगों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो बराबर है। तो ऐसे लोग यहां पर बेरोजगारी की कंडीशन में ही काउंट होंगे, क्योंकि आउटपुट पहले भी उतना था, आउटपुट उतना ही आज भी है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो बाकी जो लोग इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे। उम्मीद है ये उदाहरण आपको इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के बारे में सारी बातें क्लियर कर दिया होगा या बता चुका होगा।
अगली जो बेरोजगारी है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो ये पूरी तरह से बेरोजगारी की स्थिति भी नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से रोजगार नहीं होता। समझेंगे, व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बट दैट फेल टू प्रोवाइड हिम फुल्ली इन अकॉर्डेंस टू हिज क्वालिफिकेशन एंड एफर्ट्स। यहां पर बात हुई है क्वालिफिकेशन की और एफर्ट्स की। जब किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता, उसके जो प्रयास है, करंट में जो वो काम कर रहा है उनके अनुसार काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि मेरे पास कोई ऐसा काम है जो कि मेरी योग्यता से काफी छोटा है, या मैं इस काम में अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, अपनी सारी कोशिशें या मेरी जो पूरी एफर्ट है वो मैं उस पर नहीं लगा पा रहा हूं, बहुत ही कम एफर्ट वहां पर लगा पा रहा हूं। ऐसी कंडीशन में हम उसे अल्प रोजगार की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। समझते हैं दूसरी तरह से। 10, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बट नॉट इन डिजायर्ड कैपेसिटी, वेदर इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, आवर्स, लेवल ऑफ स्किल और एक्सपीरियंस। बात यहां पर की गई है कि एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर व्यक्ति किसी स्थिति में काम तो कर रहा है, किसी का रोजगार में लगा तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, चाहे वो उसके वेतन की बात हो, चाहे वो घंटों की बात हो, काम करने के जो घंटे हैं, वर्किंग आवर्स हैं, या उसके स्किल्स की बात हो, या उनके एक्सपीरियंस की बात हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बीटेक होल्डर व्यक्ति है, उसके पास बीटेक की डिग्री है और कहीं ना कहीं आसानी से उसे 8 से 10 घंटे की जॉब मिलना चाहिए और एक हैंडसम अमाउंट जो सैलरी के तौर पर है वो मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी योग्यता काफी ज्यादा है। लेकिन मार्केट में बेरोजगारी होने की वजह से या लेबर ऑफ डिमांड काफी कम है, बाजार में श्रम की जो मांग है काफी कम है, उस वजह से उस व्यक्ति को एक फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है, बल्कि एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है जिसमें काफी कम सैलरी भी उसे ऑफर की जाती है। लेकिन बेरोजगार ना रहे इसलिए वह व्यक्ति उस नौकरी को हासिल करता है, उस पर काम करता है, तो उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी उसे किन्हीं कारणों से एक फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपनी एफर्ट्स को या अपनी क्वालिफिकेशन का पूरा इस्तेमाल यानी कि फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अल्प रोजगार यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मित्रों, आप समझेंगे कि बेरोजगारी का मापन कैसे होता है या इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। आपके सामने एक फॉर्मूला है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप निकालना चाहते हैं, बेरोजगारी की दर क्या है वो अगर आप निकालना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो डेटा होना चाहिए वो होना चाहिए अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, यानी देश में कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि बेरोजगार हैं, उनको आप डिवाइड करेंगे टोटल लेबर फोर्स यानी भारत की कुल श्रम क्षमता कितनी है, कितने ऐसे लोग हैं जो श्रम में काउंट होते हैं, उनको आप डिवाइड करेंगे अनएम्प्लॉयड वर्कर से, मल्टीपल करेंगे 100 से, तो जो रेट निकल कर आएगा, जो दर निकल कर आएगी वो कहलाएगी एम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है। अभी हमने देखा कि बेरोजगारी की दर को कैसे काउंट किया जाता है, क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है वो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में बेरोजगारी को काउंट करने के लिए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं या डेटा है वो जुटाती है। इन इंडिया, भारत की बात की जाए, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट आर कंपाइल्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO। नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा, इस ऑफिस के द्वारा अलग अलग तरह से सर्वेक्षण कराए जाते हैं, सर्वे कराए जाते हैं, जिससे चाहे रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो या बेरोजगारी हो, इसका जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो संस्था है वो पूरी तरह से जिम्मेदार होती है अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के लिए या एम्प्लॉयमेंट के डेटा के लिए। लेकिन हाल ही के अगर घटनाक्रम की बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस संस्था को अब हटा दिया गया है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ जो डेटा है वो अब पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ कमिटीज बनाकर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब के लिए करंट सिनेरियो की बात भी मैंने आपको बता दी कि अब NSSO अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी नहीं करेगा, सरकार के द्वारा ये जिम्मेदारी इनसे हटा ली गई है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो ये रहे आपके सारे टॉपिक्स बेरोजगारी के बारे में कि बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उन सभी की परिभाषाएं हमने देखी, उनके उदाहरण के माध्यम से हमने समझा बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।